Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 6 October, so let's get started. And sorry that yesterday the Hindu could not be recorded because of ill health of Miss Twinkle. And today it was recorded and uploaded, but there was some technical glitch due to which sound was not there in the video. Okay, so it will be rectified and uploaded in 1 hour or so. Okay, so you will get that as well. तब तक हम लोग देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस। तो यहाँ पर एक काम की न्यूज़ है कि आपको पता है चाइना का अपना खुद का स्पेस स्टेशन उसने लॉन्च कर दिया था, ओके, विच इज फुली फंक्शनल सिंस 2022। सो नाउ व्हाट इट इज डूइंग दैट इट इज ट्राइंग टू डबल इट्स साइज। ऑलराइट, अभी वहां पर 3 एस्ट्रोनॉट्स की लायक जगह है, इसको बढ़ाकर 6 करने वाले हैं। ओके, इसकी शेल्फ लाइफ है करीब करीब 15 ईयर्स। ओके, उसके बाद इट विल रिटायर एंड बाय 2030 द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये भी ऑलमोस्ट रिटायर हो जाएगा। ऑलराइट, so चलिए, China plans to expand its space station to 6 modules from 3 in coming year, offering astronauts from other nations an alternative platform for near-Earth mission as the NASA-led ISS nears end of its lifespan. और चाइनीज स्पेस स्टेशन की लाइफ टाइम होगी 15 ईयर्स। देखिए, स्पेस स्टेशन का नाम है तियांगोंग, been fully operational since late 22, hosting a maximum of 3 astronauts at an orbital altitude of 450 किलोमीटर। ओके, दैट मीन्स कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में है ये। ठीक है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही है। यहाँ पर है स्पेन वाइल्ड फायर के बारे में, विच बर्न्ड अराउंड 37,000 एकर्स, ये रीइग्नाइट कर गई है। सो व्हाट यू शुड रिमेंबर इज, एक तो ये हो गया, दूसरा हमने हवाई वाइल्ड फायर के बारे में भी देखा था। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स आप याद रखिए, अपने आंसर्स में लिंक कीजिए और आप बहुत अच्छा आंसर बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने रीजन देखा था कि इसका रीजन था एक इन्वेसिव इन्वेसिव ग्रास लेकर आए थे ये लोग अफ्रीका से। राइट, जो कि समर से बहुत ज्यादा ड्राई हो गई थी और उस वजह से ये वाइल्ड फायर स्टार्ट हुई थी यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश विल बिकम 33rd न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसिंग कंट्री। ऑलराइट, और ये अपने इसने अपना न्यूक्लियर प्लांट लगाया है इन कोलैबोरेशन विद रशिया। प्लांट का नाम है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये पहले भी चालू हो चुका होता अब तक, बट यूक्रेन वॉर की वजह से सैंक्शन लग गए थे रशिया पर, तो थोड़ा डिले हो गया। सो बांग्लादेश रिसीव द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ यूरेनियम फॉर इट्स ओनली न्यूक्लियर प्लांट बीइंग बिल्ट विद रशियन असिस्टेंस। राइट, बाकी यहाँ पर जो भी मैन पावर वगैरह को ट्रेन करना होगा इस प्लांट के ऑपरेशन के लिए, उसमें इंडिया हेल्प कर रहा है। राइट, तो आप इसको इंडिया रशिया रिलेशंस में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जिम्बाब्वे में 100 सस्पेक्टेड कॉलेरा डेथ। तो वही बात आ जाती है पुअर साउथ एंड रिच नॉर्थ की, कि ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मोस्टली कंट्रीज है, यहाँ पर आज भी बीमारियों से बहुत ज्यादा डेथ होती है। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि डब्ल्यू का जो फंड है वो सफिशियंट नहीं है। ऑलराइट, इन कंट्रीज की जो नीड है उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें डब्ल्यूएचओ की फंडिंग को थोड़ा और बेटर बनाने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, इंटरनेशनल न्यूज पर एक आर्टिकल और है और मुझे लगता है ये आपके प्रीलिम्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, ये बच्चा देख रहे हैं आप, ओके, मुश्किल से 8-10 साल का है, बट इसको लेकर चाइना बड़ा वरी हो गया है, क्योंकि ही हैज बीन कंसिडर्ड एज द 10th रीइंकार्नेशन ऑफ बोग्ड। ओके, अब वो उनको उनकी लैंग्वेज में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बोगद। One of the three most important figures in Tibetan Buddhism, and for many the spiritual leader of Mongolia, where nearly half of the population is Buddhist. In the early 20th century, Tibetan-born Bogd, pronounced as Bogd, was the theocratic ruler of Mongolia, revered as a god-king figure. राइट, तो ये टर्म क्या है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, यहाँ तो कुछ काम का नहीं है। हाँ, असेंबली विमेन एम्पावरमेंट के इशू की अगर बात की जाए, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया 35% जॉब कोटा फॉर विमेन। राइट, तो 33% आपने पॉलिटिक्स में दे दिया। ठीक है, एमपीज एंड एमएलएस बनने के लिए,
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी मध्य प्रदेश और मोस्ट कई स्टेट्स में 50% रिजर्वेशन है विमेन को। एंड सर्विसेज में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पहल करते हुए 35% कोटा फॉर द विमेन, एंड नॉट जस्ट दिस 35% बट 50% इन टीचिंग पोस्ट एज वेल। ऑलराइट, यहाँ पर सिक्किम का जो फ्लड है तो उसके रिगार्डिंग जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट का टॉपिक है वो मिस ट्विंकल आपको करवा चुकी हैं अलग से। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं तो वो सब हमारे काम का नहीं है। यहाँ पर एक यूएस एनवॉय ने ना पीओके में विजिट किया। ठीक है, तो इंडिया ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया कि प्लीज रिस्पेक्ट आवर सॉवरेनिटी। राइट, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन की वजह से साउथ कुड लूज 100 सीट्स। एक्चुअली ये काउंटर करना चाह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन है उन्होंने एक नया स्लोगन दिया है अपना कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। राइट, जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उतना उसका शेयर होना चाहिए। तो नाउ प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू काउंटर इट कि अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे ही सब कुछ करने जाएंगे तो साउथ को डिलिमिटेशन के बाद 100 सीट्स का लॉस भी हो सकता है। ये तो जब 2026 में डिलिमिटेशन होगा तब देखेंगे, बट उससे पहले आप बाय 24 या 25 एटलीस्ट सेंसस तो कराइए, उसके बाद बाकी चीजें आएंगी। ये मैंने आपको बताया था नरसिम्हा राव केस था। ओके, नरसिम्हा राव केस जिसमें कुछ एमपीस ने ब्राइब लेकर वोट दिया था। राइट, तो उसी का जो केस था ये वाला, उस टाइम तो कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं, दे हैव द इम्यूनिटी। क्योंकि हम लोगों ने पॉलिटी में आप लोग पढ़ते हैं प्रिविलेजेस, और मैंने आपको कहा है कि आप इसको प्लीज इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए कि आपके मेंस में आने के पूरे चांसेस हैं। प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट हाउस, हाउस एज ए होल, एज वेल एज इंडिविजुअल प्रिविलेजेस ऑफ द एमपीज। ऑलराइट, तो इसको दोबारा रीओपन करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट। A seven-judge Constitutional Bench of Supreme Court on Thursday reserved its judgment on the question whether the immunity available to MPs and MLAs under Article 1052 and 1942 of the Constitution from prosecution will extend to cases of bribery as well or not. Alright? ये केस था 98 का पीवी नरसिम्हा राव केस, wherein majority held that legislatures were immune to prosecution on bribery charges for their speech or vote in the parliament. ओके, क्योंकि जब हम प्रिविलेजेस की बात करते हैं तो एमपीस को ये प्रिविलेज दिया गया है कि आप जो भी बोलेंगे हाउस में और जो भी वोट करेंगे आप, उसको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। क्लियर? बट अब कोर्ट यही एग्जामिन करना चाहता है कि अगर ब्राइब लेकर ये प्रूफ हो जाए कि ब्राइब लेकर वोट दिया गया है तो क्या इसको कोर्ट देख सकता है या नहीं देख सकता है। राइट, फिर यहाँ पर कनाडा का इशू है तो इंडिया ने कहा था कि देखिए हमारा स्टाफ आपकी कंट्री में 20 है। ठीक है, 20 लोग हैं हमारे यहाँ, हमारे आपकी एम्बेसी, आपकी कंट्री में जो हमारी एम्बेसी है, तो आप भी इंडिया में जो कैनेडियन एम्बेसी है उसमें आपके 60 लोग हैं, तो इसको रिड्यूस कीजिए और 40 को आप वापस बुलाइए, सिर्फ 20 ही स्ट्रेंथ रहनी चाहिए ताकि पैरिटी रहे। बस इतनी सी बात है। ओके, और यहाँ पर अफगान एम्बेसी अभी ऑपरेशनल है। मैंने आपको इशू समझाया था कि वो लोग उसको तालिबान रिकग्नाइज करता नहीं है, ये सब वो उस टाइम के ऑफिसर्स हैं यहाँ पर जो प्रो गवर्नमेंट थे, पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये इन्होंने रशिया को लेकर कुछ लिखा है, बट ये इसमें ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं है जो आप अपने एग्जाम में यूज कर सकें, तो उसको उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। यहाँ पे सिक्किम की वार्निंग है। अब देखिए, ये सिक्किम में जो हुआ है वो सिक्किम के लिए वार्निंग नहीं है, वो वार्निंग है सभी हिमालयन स्टेट्स के लिए कि हिमालय की जो इकोलॉजी है वो बहुत फ्रेजाइल है। ओके, यू शुड बी केयरफुल। जब भी आप यहाँ पर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करें तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट द इकोलॉजी। राइट नाउ सिक्किम में तीस्ता रिवर की वजह से ये जो आया है, मतलब वैसे तो माना जा रहा है कि नहीं, इट इज ट्रिगर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल क्लाउड बर्स्ट, ओके, which ripped apart South Shonak Lake. Remember Shonak Lake in सिक्किम। ओके, ये प्रीलिम से मैच द फॉलोइंग में दिए जाते हैं इस तरह के। और ये कैलेमिटी और एग्रीवेट हो गई बाय द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द चुंगतांग डैम।
ओके। इसके बाद ये अभी प्रोब किया जा रहा है कि क्या एग्जैक्ट रीजन थे। तो एक तो हो गया क्लाउड बर्स्ट, जो आपको लग रहा है कि शायद इस वजह से हुआ हो। दूसरा है कि शायद रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम चुंगथांग डैम। एंड थर्ड कि जो अर्थक्वेक आया था नेपाल में अभी ट्यूसडे को, ठीक है, शायद इस वजह से। तो जो भी ये हुआ है तो शायद इसके पीछे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है। नाउ अल्टीमेटली बट हमें ध्यान देना है कि हिमालयन रीजन मस्ट रिस्पेक्ट द फ्रेजाइल इकोलॉजी ऑफ द माउंटेन्स and put in adequate safeguard to mitigate damage caused by increasingly frequent extreme rainfall events. Alright. Now बात करें साउथ शोनाक लेक की, तो एक्सपेंशन ड्यू टू ग्लेशियल मेल्टिंग एंड वांट दैट वाटर बॉडीज ससेप्टेबल टू ब्रीचेस। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होगी कि अगर कहीं पे कोई ग्लेशियर बहुत तेजी से मेल्ट हो रहा है और उसमें एक लेक डेवलप हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कल को और एक्सपैंड होगा और ये शायद फिर बर्स्ट हो सकता है। ऑलराइट, तो आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है लेक की ग्रोथ की। सेकंड इज कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ द रीजन स्लोप स्टेबिलिटी, कि जो स्लोप है वो कितना स्टेबल है। अगर वो स्लोप ज्यादा स्टेबल नहीं है यानी कि ये आज नहीं तो कल टूट जाएगा। ऑलराइट, तो आपको लोगों को उसके लिए तैयार रखना चाहिए कि यहाँ से आपको कभी भी डिस्प्लेस होना पड़ सकता है। Next is we need to do the mapping of such water bodies, taking structural measures to prevent their breach and establishing mechanism that can alert people about glacier lake outburst. उसके बाद हम लोग हाइडल पावर के लिए बहुत ज्यादा पुश करते हैं इन एरियाज में कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाने चाहिए। तो चुंगतांग डैम इज पार्ट ऑफ 1200 मेगावाट टीस्टा स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट क्लेम कि ये प्रोजेक्ट बहुत क्लाइमेट फ्रेंडली होते हैं क्योंकि इसमें कार्बन एमिशन कम होता है। ओके, एंड दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज ऑल्सो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर सिक्किम, बट इकोलॉजिस्ट caution against the adverse effects of dam construction. It increases the volatility of rock in the Himalayan रीजन। ओके, कि जब आप एक जगह पे वाटर स्टोर करके रखते हो काफी टाइम तक, तो वो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो इस तरह का कि इवन डैम प्रोन अर्थक्वेक, ठीक है, ये भी आ जाते हैं जब आप हद से ज्यादा वाटर को स्टोर करके रखते हो। लाइक चाइना का एक डैम है, उसके बारे में कहा जाता है कि इसने अर्थ की रोटेशन की स्पीड को ही इम्पैक्ट कर दिया, ये इतना बड़ा बनाया है इन्होंने। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं दी वैल्यू ऑफ वर्क। तो ये मोस्टली इसमें बात कर रही है अनपेड डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर लेबरर्स की, स्पेशली रूरल वेमेन। ओके, जैसे आप अगर विलेजेस वगैरह में देखेंगे तो मोस्टली एनिमल हस्बेंड्री का काम वुमेन ही देखती हैं मोस्टली। ऑलराइट, चाहे फिशिंग हो जाए, हॉर्टिकल्चर हो जाए, राइट। तो वो कहीं ना कहीं फैमिली को, मतलब अपने हस्बैंड को एक सपोर्टिव रोल में काम करती हैं, तो उनका जो भी लेबर है वो पूरी तरह से अनपेड जाता है, अननोटिस जाता है। ऑलराइट, so as the International Day of Rural Women, one thing is that India has the lowest female labor force participation rate. Okay, even lower than most of the South Asian countries except Afghanistan and Pakistan. Now, this labor force participation rate is only 35% in India, with participation rate being 39% and 26% in rural as well as urban. ओके, तो आप देख सकते हैं एक पैटर्न कि अर्बन में पार्टिसिपेशन और ज्यादा कम है, रूरल में फिर भी थोड़ा बेटर है। और इसकी रीजन क्या है कि एग्रीकल्चर में वुमेन काफी एंगेज रहती हैं विलेज एरियाज में, ठीक है। एंड नॉट जस्ट दैट बट एज अ वर्कर भी वो लोग काफी काम करती हैं, जैसे लैंडलेस लेबरर्स जो होते हैं तो दूसरों की फील्ड में काम करते हैं, राइट। जैसे रूरल एरिया में हमें पार्टिसिपेशन रेट थोड़ा हाई मिलेगा कंपेयर टू अर्बन एरियाज। और अर्बन के मैंने आपको और भी एग्जांपल्स बताएं, जैसे विमेन आर नाउ ऑप्टिंग फॉर हाई एजुकेशन, राइट। और अगर हस्बैंड की या आप कह लीजिए कि फैमिली इनकम ऑलरेडी अच्छी है, राइट, तो दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, मतलब जरूरत नहीं है उतनी उनको। थर्ड, थोड़े से कुछ हाई क्लास में फैमिली नॉर्म्स भी होते हैं, ऐसे सोसाइटल नॉर्म्स कि हमारे घर की बहुएं काम नहीं करेंगी बाहर, राइट, इस तरह की चीजें भी होती हैं। बट विलेजेस में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, स्पेशली अमंग द पुअर फैमिलीज, क्योंकि आपको घर तो चलाना है अपना। Notably, from 2017-21, women's labor force participation rate increased relative to men, particularly in rural areas, because of larger engagement of rural women in agriculture as well as allied activities. Okay, और एक अच्छी चीज है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी काफी इंक्रीज देखने को मिला है इवन अमंग वुमेन इन रूरल एरियाज। ऑलराइट, अब वहां पर जो मैरिड वुमेन है दे आर मोर प्रोन टू रोल ऑफ अनपेड फैमिली हेल्पर और एंगेज इन डोमेस्टिक कोर्स। देखिए वो तो अर्बन हो या रूरल हो, डोमेस्टिक कोर्स जो करते हैं आप वुमेन, अब उसके लिए कोई आपको पे तो किया नहीं जाता है।
Next is there is higher gender wage gap compared to urban women and self-employed women receive less than half of men's earning. तो ये सिचुएशन हर जगह ट्रू है, चाहे आप रूरल में वर्कर्स ले लीजिए, मैन को ज्यादा मिलती है पेमेंट, विमेन को थोड़ी कम मिलती है बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज स्लो। ओके, जैसे अगर मान लो कोई भी आइटम बनाना है तो उसकी आप दिन में कितनी यूनिट बना पाते हो, तो ये माना जाता है कि विमेन इसमें थोड़ी स्लो होंगी कंपेयर टू मैन। सिमिलरली अगर आप कॉर्पोरेट्स में टॉप क्लास जॉब्स भी देख लोगे तो वेज गैप दोनों में है, मैन इज कंसिडर्ड एज मोर एफिशिएंट रादर देन विमेन। ठीक है, तो ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शन, बट कहीं ना कहीं ऐसा परसेप्शन है वहां पर। ठीक है, और दूसरा रीजन आ जाता है कि ये जो प्रेगनेंसी ब्रेक होता है, ऑलराइट, तो इसलिए कई बार विमेन्स को उतना ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, स्पेशली अगर वो अपने 25 से 30 के एज ग्रुप में है तो। ओके, तो ये कुछ रीजन है जिस वजह से इनको वेजेस थोड़े कम दिए जाते हैं। Now, women spend over 5 hours every day in unpaid domestic services and more than 2 hours in unpaid caregiving services in rural areas. एग्रीकल्चर सेंसस की बात करें तो ओनली 14% ऑफ द ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स वुमेन के नाम पर है। ओके, सो देयर इज क्लियर जेंडर पैरिटी इन ओनरशिप ऑफ लैंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि इसी वजह से जो बेनिफिट है सरकार की स्कीम पे, जैसे पीएम किसान, ओके, तो वो किसके अकाउंट में जाएगा? जिसके नाम पर जमीन होगी। तो अब देखिए विमेन की ओनरशिप कितनी कम है, जस्ट 14.7% ऑफ द ऑपरेशन लैंड होल्डिंग। Owning land can enable women to get access to different agricultural schemes, compensation and relief measures in case of crop loss to sustain their livelihood. A cash based scheme, ये हमारी पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, इनकम सपोर्ट और रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो काम करती हैं, इसमें ओनली 15% women farmers receive financial support in फसल बीमा योजना and only 25% women in पीएम किसान। ओके, रीजन कि लैंड उनके नाम पर नहीं होता। Okay, so concluding, the unpaid, unaccounted and underpaid contribution of rural women, not only in agriculture, but the overall rural economy must be counted, along with inclusion of landless marginal women farmers in government agriculture schemes to combat gender inequality in rural India. यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा इंटरनेट शटडाउन को लेकर। ठीक है, देखिए सबसे लंबा शटडाउन रखा गया था मोर देन 500 डेज जम्मू एंड कश्मीर में, और सेकेंड लॉन्गेस्ट रखा गया है अभी मणिपुर में। ठीक है, और मणिपुर ने 2 बार लिफ्ट करने की कोशिश की इंटरनेट शटडाउन, तो एक बार हमें वो 2 न्यूड वुमेन का एक वीडियो सामने आ गया था, और अब जब की है तो देयर इज वीडियो ऑफ दोस 2 टीन्स किलिंग। ओके, दीज टीन्स किलिंग बिलोंग्स टू मिताई। ठीक है, एंड दीज वुमेन्स दे वर बिलोंग टू कुकीज। ऑलराइट, तो फिर से बार बार यही होता है, कुछ ना कुछ सामने आ जाता है, फिर इंटरनेट शटडाउन कर देते हो आप। और अधिकतर ये सब गवर्नमेंट कब करती है, या तो एट द प्रेटेक्स्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, या फिर एट द प्रेटेक्स्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो इनफैक्ट इंडिया इज कंसिडर्ड एज द इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो चलिए, नाउ रेस्टोरेशन ऑफ फुल इंटरनेट एक्सेस एट्रीब्यूटिंग टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर, ये जो मणिपुर में चीफ मिनिस्टर ने क्लेम किया था कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेटर हो गई है, तो हमने रिस्टोर कर दी इंटरनेट एक्सेस। नाउ दिस इज इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट इंटरनेट ब्लैकआउट, 143 डेज। ओके, तो यहाँ पर एक वीडियो सर्कुलेट हुआ 2 मिताई स्टूडेंट्स का, तो फिर से इम्फाल में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द एफिकेसी ऑफ दीज इंटरनेट शटडाउन्स इन प्रिवेंटिंग वायलेंस। ठीक है, इससे पहले 2 कुकीज जो विमेन का आया था, ईच रेवल्यूशन coincided with some form of internet restoration, which was then followed by reimposition of shutdown amid public calls for justice. Now, the state's failure to protect its citizen raises question. It underpins a lack of confidence in the state. In this climate of mistrust and fear, one can argue that shutdowns serve the government more than the citizens, offering a cynical advantage with minimal risk. यूनियन गवर्नमेंट ने 552 डेज लॉन्ग शटडाउन किया था जम्मू एंड कश्मीर में। The Department of Telecommunication refuses to maintain a centralized database and has proposed a telecom bill that retains unchecked power to implement internet shutdown. ये मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, जो नया बिल आ रहा है वो सेक्शन 69, जिसमें गवर्नमेंट के पास पावर होती है ओके ब्लॉकिंग ऑर्डर्स देने की, ये इसको और ज्यादा वाइड पावर देने वाला है।
ऑलराइट। तो और इवन सेंटर से जब पूछा गया था कि आपने कब कब किस किस एरिया में कितना शटडाउन किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताने से मना कर दिया था कि वी डोंट हैव एनी डेटा विद दैट। ऑलराइट। तो गवर्नमेंट कोई सेंट्रलाइज डेटा बेस भी नहीं रखना चाहती कि आपने कितना इंटरनेट शटडाउन किया और कब कब किया है। ठीक है, तो दीज आर 2-3 पॉइंट्स। जम्मू कश्मीर मणिपुर लॉन्गेस्ट एंड सेकंड लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन। सेकंड, कि कोई भी सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाने से भी मना कर देती है गवर्नमेंट। एंड थर्ड, कि जो न्यू टेलीकॉम बिल आ रहा है वो इस सेक्शन 69 अंडर आईटी एक्ट, ठीक है, आईटी एक्ट को रिप्लेस करने के लिए आ रहा है। तो इस सेक्शन के अंडर में जो ब्लॉकिंग पावर थी गवर्नमेंट की उसको और वाइड कर रहा है। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर। नाउ एक रिपोर्ट आती है फ्रीडम हाउस रैंकिंग, उसने कहा था कि इंडिया इज नाउ ए कैपिटल इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको गवर्नमेंट ने डिस्कार्ड कर दिया था, कहकर कि नहीं नहीं ये तो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है जो ये लोग इंडिया के खिलाफ चलाते हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट हमेशा कहती रहती है, जब भी कुछ अगेंस्ट में आता है तो इट इज एजेंडा। Now, the Supreme Court has dodged the internet shutdown issue in 3 separate cases, while Manipur High Court has fixated on limited internet shutdown. तो जब बात नेट न्यूट्रलिटी की आती है तो मैटर को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है, सब लोग इसके अगेंस्ट हो जाते हैं कि नहीं नहीं नेट न्यूट्रलिटी बनी रहनी चाहिए। बट जब इंटरनेट शटडाउन की बात आती है तो लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं गवर्नमेंट को कि ये आप क्यों कर रहे हो। ओके, वो नेशनल सिक्योरिटी के प्रोटेक्ट पर करते रहते हैं। द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो नीड्स टू ड्रॉ लेसन फ्रॉम द मणिपुर and ask itself, will there be any net neutrality without the internet? And in the absence of accountability from center of privilege, power and profit, internet shutdown will continue to metastasize on our body politic to prevent फालतू की बातें छोड़ दो इसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सम्मका सरक्का, ये क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी तेलंगाना में और जो रखी जाएगी सरका के नाम पे। ओके, तो ये यूनिवर्सिटी प्रॉमिस की गई थी जब आंध्र प्रदेश स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जब तेलंगाना बना था, ठीक है, तब प्रॉमिस की गई थी कि हम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलेंगे, जो कि अभी तक खुल नहीं पाई है क्योंकि चैलेंजेस थे कि 500 टू 600 एकड़ जो लैंड चाहिए था वो नहीं कर पाए अब टाइमली। नाउ इट इज नेम्ड आफ्टर समका एंड सरका। तो ये दोनों हैं कौन। समका, शी मैरिड टू Pagididda Raju, a feudal chief of Kakti dynasty, and you know Kakti dynasty ruled the Warangal area. Okay, famous queen Rudrama Devi. She had this Samaka had two daughters. Okay, one of those daughter was Saraka. So what happened that in 13th century during battle of protest taxes imposed on Koya people, Saralamba, that is this same lady, okay, Saraka or Saralamma, same lady. Okay, she died. To commemorate the mother-daughter, Mulugu hold a biennial festival that means once in 2 years, the Samakas Saralamma Jatra. And it is said that after Kumbh Mela, Samakas Saralamma Jatra attracts largest number of devotees. Right? Now, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज अर्मेनिया, ओके, एंड दिस इज अजरबैजान। Here capital is Yerevan and here capital is Baku, okay, and this is Caspian Sea. Now ये जो आप लोग देख रहे हो ना, this area is known as Nagorno-Karabakh, yeah, which is kind of an independent state within Azerbaijan. Okay, capital was Stepnakert. Now see, what you are seeing here is that this extra area, this one, okay, which is actually the Azerbaijan territory, right, that is known as Lachin corridor. रिमेंबर दिस वर्ड, ओके, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये आपके प्रीलिम्स में जरूर पूछा जाएगा आपको किसी ना किसी तरीके से, कि लचिन कॉरिडोर। तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन सी इज दैट दिस नगोर्नो कराबाख हैज ए कंटिन्यूटी विद आर्मेनिया समहाउ, क्लियर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्ट्री फर्स्ट। First, this Nagorno-Karabakh is a mountainous region officially recognized as part of Azerbaijan. But its 1.2 lakh population is predominantly ethnic Armenian, having close cultural, social, and historical ties with Armenia. And what you need to understand is these Armenians, they are actually Christians.
राइट, एंड दीस अजरबैनीज आर एक्चुअली मुस्लिम्स। एंड इस लड़ाई में टर्की ने खुल के सपोर्ट किया है अजरबैजान का। तो यू कैन से दैट आर्मेनिया was sandwiched between the Turkey and Azerbaijan. Alright, and not just Turkey, but even there are reports that even some Pakistani soldiers were fighting on behalf of Azerbaijan. Alright, not just Pakistan, but even some Afghans, they were also fighting on ground. Alright, there are some reports. They have provided the man, materials, okay, even weapons. ठीक है? So let's understand the history now. The Armenians are Christians, the Azeris are Muslims. Okay, the conclave is connected to Armenia through 5 kilometer Lachin corridor. अब इनकी हिस्ट्री शुरू होती है when there was imperial Russia. ठीक है, रशिया इसके जस्ट ऊपर है ये, राइट, यहाँ टर्की और नीचे जस्ट ईरान है। तो कहीं ना कहीं तीन मेजर एम्पायर के बीच में सैंडविच था ये पूरा एरिया, द इंपीरियल रशिया, द ऑटोमन एम्पायर दैट इज टर्की एंड द पर्शियन दैट इज ईरान। Now, Imperial Russia, Ottoman Empire and Persian Empire. Now you know in 1917 रशियन रेवोल्यूशन होता है, 1921 में जार रेजिम पूरी तरह से खत्म हो जाती है और सोवियत यूनियन बन के उभरता है रशिया में। ठीक है, ज़ारिस्ट रशिया गिव वे टू सोवियत यूनियन इन 1921 एंड नगोर्नो काराबख वाज पार्ट ऑफ अजरबैजानिज सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। Then in 1923, USSR established the Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast. Remember this, Autonomous Oblast. Okay, अजरबैजान की टेरिटरी में लाई कर रहा है बट ऑटोनमस था, with 95% of ethnic Armenian population within the Azerbaijan Soviet Socialist Republic. अब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जब होने लगा था, ऑलमोस्ट 88 के आसपास शुरू हो गया था उसका कोलैप्स, तो टेंशन बढ़ने लगी नगोर्नो कराबख पे 1988 से, with its regional legislature passing a resolution that it want to join the Armenian. तो अब ये बात अजरबैजान को पसंद नहीं आई, टेरिटरी हमारे बीच में है और आप ज्वाइन करना चाहते हो अर्मेनियंस को, जबकि जियोग्राफिकली आप हमारे अंडर लोकेटेड हो। और सोवियत यूनियन फाइनली डिसॉल्व हो गया 1991 में। नाउ अर्मेनिया अजरबैजान बन गए इंडिपेंडेंट नेशंस, ऑलराइट, और नगोर्नो काराबख ने भी ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया खुद को इंडिपेंडेंट। तो यहां से वॉर की शुरुआत होती है, 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 93 में अर्मेनिया हैड कैप्चर्ड नगोर्नो काराबख। तो इस वक्त अर्मेनिया की जीत हुई थी, दैट इज द क्रिश्चियन पॉपुलेशन। नाउ 1944 में रशिया ब्रोकर्ड ए सीज फायर दैट इज कॉल्ड एज बिश्केक प्रोटोकॉल। Now Nagorno-Karabakh de facto independent with a self-proclaimed government in Stepnakat, but still heavily reliant on close economic, political and military ties with Armenia. ठीक है, तो अभी Armenia is having the upper hand. Now 6 years later, in 2020, Azerbaijan and Armenia went to war again. Russia again brokered a deal. Peacekeeping force mentioned की peacekeeping force was brought in to man this Lachin corridor जो कनेक्टिविटी करता है अर्मेनिया से। ओके, तो आप एक बार समझ सकते हैं कि सिर्फ इस कॉरिडोर को अगर ब्लॉक कर दे अजरबैजान तो नगोर्नो काराबख पूरा लैंडलॉक्ड हो जाएगा, ना उनके पास फूड सप्लाई होगा, ना फ्यूल सप्लाई होगा, ना वाटर सप्लाई होगा, और वैसा ही कुछ अजरबैजान ने यहाँ पर किया। नाउ अजरबैजान वांटेड मोर कंसेशन दिस टाइम एंड इस वजह से कोई पीस डील हो नहीं पाई। टर्की पाकिस्तान ने वेपन पर्सनल सपोर्ट दिया, सीरियन लिबियन एंड अफगान फाइटर्स वर आल्सो फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ अजरबैजान। In December 22, Lachin corridor was blockaded by Azerbaijan, causing severe shortages. Even ICC, International Criminal Court, इसने ये तक कहा कि अजरबैजान is committing a genocide because it termed that starvation is also an invisible genocide weapon. Okay, आपने इस कॉरिडोर को पूरा कट ऑफ कर दिया, okay, आर्मेनिया से, और इस वजह से ये जो पूरा रीजन था यहाँ पे स्टार्वेशन फैला, काफी लोगों की डेथ होने लगी। तो आईसीसी मानता है दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ जेनोसाइड। Now, after an agreement to reopen the Lachin corridor for aid and deliveries, लोगों को लगा कि अब क्राइसिस खत्म हो जाएंगे, but Azerbaijan launched an anti-terrorist offensive and regained full control of the region. तो ये सब होने के बाद अजरबैजान के प्रेसिडेंट को तो हीरो माना जा रहा है एंड आर्मेनिया के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ओके, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग एंड फ्लीइंग द आर्मेनिया फियरिंग परसिक्यूशन। रही बात इंडिया की, तो इंडिया का स्टैंड वही है जो हमेशा होता है, पीसफुली थ्रू डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कीजिए। ऑलराइट, यहाँ पर एक टेम्पल का नाम है, इसको याद रखिएगा, अतीशगाट फायर टेम्पल इन विसिनिटी ऑफ बाकू हियर, यहाँ पर अजरबैजान में। ओके,
इन 18th सेंचुरी मॉन्यूमेंट, यहाँ पर एक वॉल इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमें देवनागरी एंड गुरुमुखी स्क्रिप्ट में। राइट, इसमें इकोनॉमी पेपर में आज ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। Okay, you will get the Hindu analysis also by tonight. Sorry for inconvenience, but it is only due to some technical glitch. Okay, there was problem with sound, so we will rectify it as soon as possible. So thanks for joining this session. Have a great day and keep learning.